नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन सच कहूं तो काफी सीरियस मामले की गहराई में जाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे भारत के चेक बाउंस कानूनों की, और इसे बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने के लिए हम बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राजपाल यादव के उस मशहूर केस का विश्लेषण करेंगे जिसने सबको चौंका दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारे देश का ये वित्तीय कानून आखिर काम कैसे करता है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर एक मशहूर बॉलीवुड कॉमेडियन को तिहाड़ जेल क्यों भेजा गया। मतलब सोचिए, वो एक्टर जिसने सालों तक हमें पर्दे पर खूब हंसाया, उसे अचानक पुलिस के सामने सरेंडर क्यों करना पड़ा। ये कोई फिल्मी गपशप नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत ही सख्त कानूनी नियम हैं जिन्हें आज हम बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। बात है साल 2010 की। राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की एक कंपनी से पूरे 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। 5 करोड़! उस वक्त ये फिल्म निर्माण उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन किसे पता था कि ये सपना बहुत जल्द एक भयानक बुरे सपने में बदलने वाला है। और ये बुरा सपना हकीकत कैसे बना? 2012 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसे बनाने में कुल 11 करोड़ रुपए लग चुके थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई कितनी हुई? सिर्फ और सिर्फ 42 लाख रुपए। जी हाँ, ये फिल्म दर्शकों को हंसाने में तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसने निर्माताओं को जरूर रुला दिया। एक तरह से बॉक्स ऑफिस पर ये एक बहुत बड़ी कमर्शियल डिजास्टर थी। अब आप खुद सोचिए, जब फिल्म इतनी बुरी तरह पिट गई तो उस शुरुआती 5 करोड़ के लोन का क्या हुआ होगा। समय बीतता गया, उस पर भारी भरकम ब्याज जुड़ता गया, और देखते ही देखते वो 5 करोड़ का कर्ज बढ़कर एक विशाल 9 करोड़ रुपए का पहाड़ बन गया। 9 करोड़! अब इस कर्ज के जाल से बाहर निकलना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और यहीं से ना, ध्यान दीजिएगा, यहीं से ये मामला सिर्फ एक उधारी या बिजनेस में हुए नुकसान का नहीं रह जाता। लोन चुकाने के लिए उन्होंने जो चेक दिए थे वो बैंक में बाउंस हो गए, और बस यहीं से इस पूरी कहानी ने एक बहुत ही सख्त कानूनी मोड़ ले लिया। क्योंकि हमारे देश में चेक बाउंस होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब आते हैं आज के हमारे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, लेकिन इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो जब आप किसी को पेमेंट के लिए अपना चेक देते हैं तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, वो आपका एक कानूनी वादा होता है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है तो कानून की नज़र में ये भरोसे का उल्लंघन है, जिसे भारत में एक बहुत ही गंभीर और दंडनीय अपराध माना जाता है। अक्सर हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार चेक बाउंस हो गया, बैंक की कोई छोटी मोटी गलती होगी या टेक्निकल इशू होगा, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। कानून की नज़र में धारा 138 के तहत ये सीधा एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी एक आपराधिक कृत्य। ये सिर्फ पैसे देने में देरी का मामला नहीं है, बल्कि ये आपको सीधा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड की तरफ ले जा सकता है। इसलिए इन कानूनों को समझना वाकई बहुत जरूरी है। खैर, राजपाल यादव के केस में बात सिर्फ चेक बाउंस होने तक ही सीमित नहीं रही। यहाँ से चीजें और भी ज्यादा उलझने लगी। कुछ ऐसे गलत कदम उठाए गए जिन्होंने इस पूरे लीगल प्रोसेस को एकदम पटरी से उतार दिया, और स्थिति सच में बद से बदतर होती चली गई। तो आखिर हुआ क्या था? पहला, जो चेक दिए गए वो बाउंस हो गए। चलिए ये तो हुआ ही। दूसरा, जो कि बहुत सीरियस है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में गलत या झूठे दस्तावेज पेश कर दिए गए। तीसरा, और शायद सबसे शॉकिंग बात, इस मामले में उनकी अपनी पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर यानी फेक सिग्नेचर का इस्तेमाल किया गया। और चौथा, सेटलमेंट करने के लगभग 20 वादे किए गए और वो सारे के सारे तोड़ दिए गए। अब आप खुद बताइए, इन सब गलतियों के बाद क्या कोर्ट से किसी भी तरह की नरमी की उम्मीद की जा सकती थी? जरा इस पूरे घटनाक्रम के सफर पर नजर डालिए। ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं था, ये पूरे 16 सालों तक चला। 2010 में वो 5 करोड़ का लोन लेना, 2012 में फिल्म का फ्लॉप होना, और क्या आपको पता है, इन कानूनी दांवपेचों की वजह से 2013 में उन्हें पूरे 4 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। जी हाँ, और फिर ये सफर खिंचता हुआ साल 2026 तक आ पहुंचा। इतनी लंबी कानूनी लड़ाई और बार बार टूटते वादों के बाद आखिरकार कोर्ट के सब्र का बांध टूट गया। 4 फरवरी 2026 को अदालत ने अपना एकदम कड़ा रुख अपनाते हुए अंतिम फैसला सुना दिया।
कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब किसी भी तरह की रहम या लीनियंसी की अपील नहीं सुनी जाएगी। सारी अर्जियां सिरे से खारिज कर दी गईं। और इस फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही जो हम सबको याद रखनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप कितने भी बड़े अभिनेता क्यों ना हो। कितनी गहरी बात है ये, है ना? ये साफ मैसेज देता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हर एक नागरिक पर एक समान लागू होता है। आपके पास कितना पैसा है या आप कितने मशहूर हैं, कानून की नज़र में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सब के बाद बचने का कोई रास्ता बचा ही नहीं। 4 फरवरी को रहम की सारी अपीलें खारिज हुईं और ठीक अगले ही दिन यानी 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव को अंततः तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। और इस तरह 16 साल लंबे इस बेहद जटिल कानूनी विवाद का अंत हुआ। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। अगर कोई इतनी मशहूर हस्ती जिसके पास देश के बेहतरीन वकील और कानूनी सलाहकार मौजूद हों, अगर वो भी धारा 138 के सख्त नियमों और सजा से नहीं बच सकते, तो हम और आप जैसे आम लोग अपनी वित्तीय देनदारियों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। याद रखिए, किसी को अपना चेक देना सिर्फ एक कागज थमाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कानूनी जिम्मेदारी है। क्या हम सच में अपने बैंकिंग कानूनों को उतनी गंभीरता से लेते हैं जितना हमें लेना चाहिए? सोचिएगा जरूर।